हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक सोशल स्टडी एंड ज्योग्राफी को क्लास 10 को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 कृषि चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी एक रबी फसल है? तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। तो रबी फसल में हो जाएगा, जैसे गेहूं हो गया, रबी फसल के अंतर्गत आता है, और धान और मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो इसमें से पूछ रहा है, गेहूं दिया हुआ, धान भी दिया हुआ है, तरबूज तो जायद फसल के अंतर्गत आएगा, मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत, धान और मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी एक रबी फसल है। तो रबी फसल का हमको क्लियर यहाँ पे हो गया, धान खरीफ फसल है और मक्का खरीफ फसल है, तरबूज जायद फसल हो जाएगा। तो गेहूं इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, रबी फसल इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं रबी फसल होगा, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल, तो जूट जो है रेशेदार फसल है, और इसको सुनहरा रेशा इसको कहा जाता है। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, और रेशेदार फसल है जूट। ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, रबर, टमाटर, कॉफी, इसमें रेशेदार फसल जूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? उत्पादक भी है सबसे आगे, उत्पादन में भी, और निर्यात करने में भी सबसे आगे है। कौन सा फसल में भारत सबसे आगे है, अग्रणी है, उत्पादन में भी और निर्यात में भी? तो भारत चाय, जबकि चाय अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी, लेकिन आज भारत इसका अग्रणी, उत्पादन में भी अग्रणी है और निर्यातक में भी अग्रणी देश बन गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा चाय। चाय एक पेय फसल है, इसको पेय के रूप में लिया जाता है, और ये अंग्रेजों के द्वारा यहाँ लाया गया था इस फसल को। और इतनी ऐसी लत लगी, व्यापारिक फसल के अंतर्गत आता है ये चाय फसल, और इसको पेय फसल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पेय के रूप में इसको लेते हैं हम लोग। तो ये भारत में ये अग्रणी फसल और निर्यातक के रूप में ये आ गया है। चाय सबसे ज़्यादा निर्यात होता है भारत से, और उत्पादन में भी अग्रणी है, सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण है। तो रोपण कृषि हम लोगों ने चैप्टर में देखा था कि रोपण कृषि किसे कहते हैं। तो रोपण कृषि बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, रोपण कृषि की खेती, और इसको वाणिज्यिक खेती भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से इसको इस प्रकार की खेती को किया जाता है बहुत बड़े स्तर पर, और बहुत बड़े स्तर पर इसमें श्रम और पूंजी की जरूरत पड़ती है, तो उसी को बोला जाता है रोपण कृषि। तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, चावल, रबर, गेहूं, और चौथा में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रोपण कृषि में ना तो चावल है, न रबर है, और न गेहूं आता है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है? तिलहन उत्पादन में अग्रणी है, विश्व में पूछ रहा है, तो भारत तिलहन उत्पादन में अग्रणी देश है, तिलहन उत्पादन में। और भारत में तिलहन में सूरजमुखी हो गया, सरसों और तीसी, जिसको अलसी बोलते हैं, तिल और मूंगफली, ये सबसे तेल का, और सूरजमुखी का तेल खाद्य के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस तेल से साबुन भी बनाया जाता है, साबुन बनाने में भी और दवाइयाँ बनाने में भी कई तरह का इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तिलहन देश जो है हमारा भारत, तिलहन उत्पादन में अग्रणी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण है, तो रोपण कृषि अभी हमने बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर इसको इस प्रकार की कृषि की जाती है, इस प्रकार का फसल को उगाया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जूट, गेहूं, चाय, तिलहन, इनमें से रोपण कृषि चाय हो गया, क्योंकि इसको व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्यिक दृष्टि से इसको इस प्रकार का फसल को उगाया जाता है, चाय को, और यहाँ भारत में बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत अग्रणी, उत्पादन में भी और निर्यात भी करता है भारत। तो चाय हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो कपास भी रेशेदार फसल है, रबर रेशेदार फसल नहीं होगा। जूट और सान रेशेदार फसल है, तो रेशेदार फसल नहीं है, वो पूछ रहा है। तो इसमें से रबर हो जाएगा रेशेदार फसल, और कपास, जूट, सन ये सब रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा, लीजिए क्वेश्चन आ ही गया। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों से ही रेशम को उत्पादन किया जाता है, और इस प्रकार का जो उत्पादन होता है रेशम के कीड़ों को पालना, तो इस प्रकार का उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फल और सब्जी में भी सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत है, भारत हो जाएगा राइट आंसर। भारत के सेब को ही देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का सेब में इतना रस है, इतना रसेदार होता है, और इसको तो विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मांग है यहाँ की सेब का। तो ये बहुत ही रसेदार होता है जम्मू कश्मीर का सेब, और बहुत ही प्रमुख रूप से इसको माना जाता है, और बहुत अच्छा वहाँ का इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बिहार की लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों का नाम लिखे। भारत का 4 रबी फसल और 4 खरीफ फसल। तो रबी फसल के अंतर्गत गेहूं आता है, चना आता है, जौ, मटर, सरसों आदि ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और खरीफ फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि के 2 विशेषताएं लिखिए। तो रोपण कृषि हम लोगों ने पढ़ा कि रोपण कृषि बड़े पैमाने, बड़े स्तर पे किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की जरूरत पड़ता है और बहुत ज़्यादा पूंजी की भी जरूरत पड़ता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यह एक रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, और अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता पड़ता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन तथा तिलहन फसलों का 4 उदाहरण लिखिए। तो दलहन का 4 उदाहरण पूछ रहा है। तो अरहर हो गया, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर ये सब दलहन के फसल है, दलहन के किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तिलहन में मूंगफली हो गया, जो गुजरात सबसे, भारत में गुजरात राज्य जो है मूंगफली में अग्रणी है। सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन, सॉरी मूंगफली में नहीं, सोयाबीन, कंफ्यूजन हो रहा है, मूंगफली या सोयाबीन एक बार देख लेंगे, उसके बाद ही बताएंगे। तो तिलहन में दलहन तथा तिलहन के 4 उदाहरण पूछ रहा है। तो दलहन में हो गया अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर आदि, और तिलहन में मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना, इसको सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि या फिर स्थानांतरीय कृषि। स्थानांतरीय कृषि उसको बोलते हैं जो एक जगह को बदल करके, चेंज करके फसल को लगाया जाता है, उसको स्थानांतरीय कृषि कहा जाता है। क्योंकि उर्वर शक्ति जो है कमजोर हो जाता है एक फसल के बाद, तो उर्वर शक्ति को कुछ देर के लिए उस जगह को छोड़ दिया जाता है, उस पर फसल नहीं लगाया जाता है और दूसरे जगह फसल लगाया जाता है, तो उसको स्थानांतरीय कृषि कहा जाता है। तो कर्तन दहन कृषि या फिर स्थानांतरीय कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है? यहाँ क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा है। तो मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में इसको स्थानांतरीय कृषि को या फिर कर्तन दहन कृषि को मिल्पा कहा जाता है अमेरिका में, और मैक्सिको में। वेनेजुएला में कोनुको नाम से जाना जाता है स्थानांतरीय कृषि को, और ब्राजील में रोको के नाम से जाना जाता है स्थानांतरीय कृषि को। इंडोनेशिया में लद्दाख के नाम से जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि को, और सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, स्थानांतरीय कृषि। और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है स्थानांतरीय कृषि को, और मध्य अफ्रीका में मशोले के नाम से जाना जाता है स्थानांतरीय कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका निर्वाह कृषि।
की दो विशेषताएं लिखिए। जीविका निर्वाह कृषि के दो विशेषता में पहला विशेषता होगा भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना। छोटे पैमाने पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, खेती की जाती है, परंपरागत रूप से खेती किया जाता है ताकि जीवन निर्वाह हो सके। तो यहाँ पर छोटे पैमाने पर होता है। और दूसरा है प्रायः मानसून, और इस प्रकार की जीविका निर्वाह कृषि के जो होता है वो मानसून पर ही निर्भर रहते हैं लोग। सिंचाई की साधन नहीं रहती है तो मानसून पर निर्भर रहते हैं, और उर्वरक की प्रयोग नहीं करते हैं यहाँ पे। तो मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर रहते हैं, और उसी को बोलते हैं जीविका निर्वाह कृषि। और ये बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता है, और इस प्रकार की कृषि जहाँ होती है वहाँ पर इसका बाजार भी बहुत छोटा होता है। छोटे बाजार में इसको आयात और निर्यात किया जाता है, बेचा और खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन कृषि के दो गुण लिखिए। गहन कृषि, तो गहन कृषि से ही स्पष्ट हो रहा है कि अधिक उत्पादन के लिए यहाँ पर कृषि किया जाता है। तो अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी करना पड़ता है, और इसके लिए सिंचाई का प्रयोग भी करना। तो सिंचाई की जहाँ व्यवस्था होगा और वहीं पे इस प्रकार की खेती किया जाएगा, खेती होता है गहन कृषि। और यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है इस प्रकार की खेती में, इस प्रकार की कृषि में। और दूसरा है भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई फसलें उगाना। जब भूखंड का आकार छोटा होता है फिर भी यहाँ पर अधिक फसल को उगाया जाता है, कई फसल को उगाया जाता है। एक फसल काटने के बाद तुरंत दूसरा फसल को उगाया जाता है, और उर्वरकों का भरपूर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। सिंचाई का साधन यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गहन कृषि किया जाता है, तो इसको बोलते हैं गहन कृषि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जाता है, इसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड के द्वारा दूध उत्पादन में वृद्धि होता है। दूध उत्पादन में वृद्धि इस फ्लड के द्वारा हुआ, और इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कृषि। ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि जिसको बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कृषि क्या है? तो ऑर्गेनिक कृषि प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न करके, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि प्राकृतिक तरीके से कृषि करना, उर्वरकों का प्रयोग न करना, ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिकों का यूज करके ही इसको यहाँ पर कृषि किया जाता है। कीटनाशक का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस प्रकार के इसीलिए इसको ऑर्गेनिक कृषि, कार्बनिक कृषि या फिर ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि के नाम से जाना जाता है इसको, क्योंकि इसमें ना तो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और ना ही कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो और प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके का मतलब हुआ कि वो प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर रह करके, सिंचाई का साधन नहीं होगा तो वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको ऑर्गेनिक, और उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऑर्गेनिक खाद से ही इस प्रकार की कृषि की जाती है, तो इसी को बोला जाता है ऑर्गेनिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो हम लोगों ने ऊपर में भी पढ़ा, जूट और पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, जूट और पटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर लिखिए। जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या डिफरेंस है। तो जीविका कृषि का मतलब ही हो रहा है कि जीवन निर्वाह करना। तो यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर पुराने कृषि औजारों द्वारा किया जाता है, जैसे हल बैल के द्वारा, लकड़ी के जो हल होता है और बैलों के द्वारा खेतों की जुताई करना। तो इसको बोलते हैं जीविका निर्वाह कृषि। इसी प्रकार से की जाती है, छोटे पैमाने पे किया जाता है, टुकड़े टुकड़े में जमीन होता है उस पर किया जाता है। किसान अपने परिवार तथा स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करते हैं, और सघन बसे इलाकों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होता है और ज़मीन कम होता है। तो इस प्रकार की खेती यहाँ पर किया जाता है। 2 या 3 फसलें उगाई जाती है, अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, इस प्रकार का फसल यहाँ पर उगाया जाता है, लगाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। तो जीविका निर्वाह कृषि हो गया। अब वाणिज्यिक कृषि जिसको हम बोलेंगे व्यापार की दृष्टि से उस प्रकार की खेती किया जाता है। तो खेतों का आकार इसमें बड़ा होता है और ज़्यादा श्रम की जरूरत पड़ता है, ज़्यादा पूंजी की जरूरत पड़ता है। उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है और एक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है और एक फसल उगाई जाती है। गेहूं, कपास, गन्ना इस प्रकार के वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। जो सरकार द्वारा किसान के हित में कौन सा सुधार किया गया है, संस्थागत कौन सा ऐसा सुधार किया गया है, तो उसका वर्णन करें। अगर सुधार किया गया है तो इसका आंसर होगा कि स्वतंत्रता के पश्चात सामूहिकीकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी को समाप्त करना और दूसरा है पंचवर्षीय योजना। तो स्वतंत्रता के बाद सामूहिकीकरण किया गया, जोतों की चकबंदी की गई। चकबंदी में ये होता है कि जो टुकड़े टुकड़े में जो जमीन होता है उसको एक जगह कर दिया जाता है, जिससे किसानों को आसान होता है खेती करने में। और जमींदारी प्रथा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ये सरकार द्वारा सुधार किया गया। और दूसरा सुधार प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार योजना जो लाया गया था, तो वो भी सुधार सरकार द्वारा किया गया। और तीसरा है कम दर पर ऋण सुविधाएं देना। तो सरकार के द्वारा किसानों को कम दर पर ऋण का सुविधाएं भी प्राप्त किया जाता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय की फसल के लिए किन्हीं 4 भौगोलिक दशाएं बताइए। चाय की फसल के लिए किस प्रकार का भौगोलिक दशा होना चाहिए। तो चाय की फसल के लिए भौगोलिक दशा में पहला दशा होगा उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु। भौगोलिक दशा चाय की खेती के लिए इसको उष्ण या उपोष्ण जलवायु चाहिए। जलवायु कैसा चाहिए, उष्ण या फिर उपोष्ण चाहिए। उष्ण और उपोष्ण का मतलब हो गया जैसे आप 0 डिग्री को लीजिए, तो 0 डिग्री से ऊपर ये नॉर्थ ये जाइए या फिर साउथ जाइए, तो 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो उस वाला एरिया को उपोष्ण जलवायु या फिर उष्ण जलवायु वाला वो एरिया कहलाता है। 0 डिग्री से ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो वो वाला एरिया यानी इक्वेटर के बाद वाला एरिया, इक्वेटर से नॉर्थ या फिर साउथ वाला एरिया जो होता है 30 डिग्री जिसको हम बोलेंगे 30 डिग्री या 35 डिग्री से ऊपर वाला एरिया 60 डिग्री तक का एरिया को उपोष्ण या उष्ण वाला एरिया कहा जाता है, नॉर्थ साउथ में दोनों साइड में। तो उस प्रकार का जलवायु होना चाहिए, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु। और ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए, ऐसा मिट्टी जिसमें ह्यूमस हो, तो इस प्रकार का होना चाहिए। और सुगम जल निकाल वाले ढलवा क्षेत्र में उगाई जाती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार का, ताकि पानी का जमाव नहीं हो। ढलवा क्षेत्र जिसको सीढ़ी नुमा खेती कहा जाता है, तो सीढ़ी नुमा खेती में इस प्रकार का चाय का फसल उगाया जाता है। और इस तरह का स्थिति होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति। और चौथा है पूरे वर्ष गर्म तथा नम पाला रहित जलवायु, गर्म तथा नम पाला रहित जलवायु होनी चाहिए। और 5वां है वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछार समान रूप से पूरे साल होनी चाहिए और उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए चाय उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर एवं मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो रबर के लिए हो जाएगा भूमध्य रेखीय उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र, भूमध्य रेखा इक्वेटर जिसको बोलेंगे। तो भूमध्य रेखीय उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र नॉर्थ और साउथ एरिया वाला, नम और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तब भी वहां पर रबर की खेती होगा। और मक्का की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान होना चाहिए। मक्के की खेती भी भारत में नहीं होती थी, अमेरिका से आया है यह। तो इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक, और 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मक्के की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, जलोढ़ मिट्टी ऐसे भी बहुत उपजाऊ होता है। और यह खरीफ फसल है, मक्का क्या है, खरीफ फसल के अंदर आता है, तो ये खरीफ फसल है मक्का। तो इस प्रकार का भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए। मक्का इस प्रकार के
क्वेश्चन पूछ रहा है कि रबर और मक्का के उत्पादन के लिए, हाँ भौगोलिक स्थिति पूछ रहा है, तो भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए रबर और मक्के के लिए। तो मक्का के लिए टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की खेती के लिए किसी भौगोलिक दशाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए गन्ने की खेती के लिए। अभी हम लोगों ने रबर की खेती को देखा, भौगोलिक दशा चाय का खेती को देखा और मक्के की खेती को, तो अब हम लोग देखेंगे गन्ने की खेती को किस प्रकार का भौगोलिक दशा होना चाहिए। तो इसका उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए गन्ने की खेती के लिए। जलवायु कैसा हो, उष्ण एवं आर्द्र। टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, तो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान होनी चाहिए और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए गन्ने की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य का नाम बताइए। तो दो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष स्थान पर रखता है भारत में, महाराष्ट्र उसके बाद फिर आता है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। तो चावल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, वर्षा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए वर्षा चावल उत्पादन के लिए, और जलोढ़ व दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी, तो इस प्रकार का मिट्टी होनी चाहिए चावल का फसल के लिए, चावल और कपास के फसल के लिए। कपास का फसल के लिए काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, दोमट मिट्टी उसी को बोलते हैं, और जलोढ़ मिट्टी में भी कपास का फसल बहुत अच्छा होता है। तो चावल और कपास दोनों के लिए भौगोलिक स्थिति में टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री और वार्षिक वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर, और जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी उत्तर पूर्वी भारत और तटीय क्षेत्र, एक डेल्टा क्षेत्र कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के लिए 30 डिग्री सेल्सियस स्वच्छ आकाश, पाला रहित 210 और 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वर्षा और काली मृदा होना चाहिए। काली मिट्टी में कपास को उगाया जाता है, धान के लिए जलोढ़ मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। और उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात में बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश आदि ये कपास का उत्पादक राज्य है। और धान की खेती के लिए वर्षा कितना होना चाहिए, 75 से 200 सेंटीमीटर, और जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं तो होना चाहिए, और इसको 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उगाए जाने वाली 4 रेशेदार फसलों का नाम लिखिए और इनमें से कौन सी रेशा सीधे फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता है। तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। और कपास, जूट मृदा में बोई जाती है और रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े कोकून से, कपास, जूट मृदा में, जबकि रेशम का कीड़ा तो रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़ों को पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। कपास, जूट, सन ये प्राकृतिक रेशम है। कपास, जूट, सन क्या है, प्राकृतिक रेशम है। कपास, जूट को मृदा में बोया जाता है, जबकि रेशम कैसे प्राप्त होता है कि रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं की खेती की 4 विशेषताओं को नाम बताइए। तो भारत में गेहूं के खेती के लिए विशेषता होना चाहिए। पहला है गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है और यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों की खाद्यान्न फसल है। खाद्य के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको खाद्यान्न फसल के नाम से जाना जाता है, खाद्यान्न फसल कहते हैं। और 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप होनी चाहिए। और उत्पादक राज्य हो गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान गेहूं उत्पादक राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न रहता है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं इसी पर निर्भर थी
और पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हरित क्रांति जिसको बोलेंगे, हरित क्रांति के द्वारा गेहूं उत्पादन की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखिए। तो सरकार द्वारा जो संस्थागत सुधार किया गया है वो है फसलों की बीमा सुविधा देना। फसल अगर मर जाता है या सुखाड़ हो जाता है तो बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण अगर फसल नहीं होता है तो सब फसलों का बीमा सुविधा दिया जाता है। सहकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जाता है, ऋण दिया जाता है बहुत कम ब्याज पे। फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना, ये भी सरकार का संस्थागत सुधार में से एक सुधार है। और चौथा है मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना, समय समय पर देते रहना। और पांचवा है कृषि संबंधी नवीन तकनीक, नवीन औजार, उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन के द्वारा किसानों तक पहुंचाना, प्रदर्शित करना, प्रसारित करना। तो ये सरकार के द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार है, जिससे किसानों को बहुत ही लाभ भी मिला है और मिल भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण का वर्णन करें। भारत में क्या कारण है कि खाद्य उत्पादन में आज दिन प्रतिदिन घट रहा है? तो इसका कारण क्या है? तो इसमें पहला कारण है गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी। और दूसरा है रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक उर्वरक का दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है कि जमीन में उर्वरक शक्ति ही खत्म हो गया है। तो ये भी एक कारण है। कीटनाशकों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है घटते खाद्य उत्पादन के लिए, और जिसके कारण उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही है। असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जलाक्रांतता और लवणता की समस्या की उत्पन्न किया है। और चौथा, अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भौम स्तर गिर गया है, इससे कृषि लागत में वृद्धि हुई है। और अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार का अभाव, भंडारण क्षमता में कमी है क्योंकि भंडारित नहीं हो पाता है, जिसके कारण अनाज सड़ जाते हैं, फल सब्जियां सड़ जाते हैं। और बाजार का भी अभाव है, किसानों को मूल्य नहीं, सही कीमत नहीं मिल पाता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है खाद्य को घटने का, खाद्य उत्पादन में घटने का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताइए। जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है? तो जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है खेतों का छोटा आकार होता है, परंपरागत तकनीक का उपकरण होता है इसमें, और स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन होता है। 2 या 3 फसलें उगाया जाता है इसमें। और चौथा, पांचवा है खाद्य फसलों की पैदावार पर बल दिया जाता है ताकि जीवन निर्वाह हो सके। और वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत में खेतों का आकार बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रम और पूंजी की ज़रूरत पड़ता है। नए तकनीक, आधुनिक तकनीक पर खेती किया जाता है, आधुनिक औजार का उपयोग किया जाता है इसमें। और निर्यात करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बड़ा बाजार में इसको निर्यात किया जाता है, निर्यात करने के लिए उत्पादन इसको किया जाता है। और एक मुख्य फसल पर बल दिया जाता है, एक ही प्रकार का जो मुख्य फसल होता है उसी पे बल दिया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, गेहूँ, इस प्रकार के वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है। तो ये थे हमारे कृषि चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमने पूरा चैप्टर को डिटेल में भी पढ़ाया है, इसका लिंक हम इसका लिंक भी चैप्टर का जो दिए हैं, पढ़ाए हैं, उसमें हम दे देंगे। आप उस चैप्टर का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हम पढ़ाए हैं, इसमें उसका लिंक दे देंगे। आप यहाँ जा करके उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू।